पॉलिटिकल पार्टीज पैसा देके इन पोलिंग एजेंसीज को खरीद रही हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन में सी वोटर के एमडी यशवंत देशमुख कह रहे हैं, किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लो, एलपीजी सिलेंडर की जो बात थी वो हर भाषण में। कुछ मीडिया वाले तो न्यूज रूम में बैठ के ही एग्जिट पोल के रिजल्ट्स बना देते हैं कि क्या फालतू में पैसा खराब करना। चाहे किसी के पास रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, कुछ पता हो या ना हो, हर कोई सोशल मीडिया पे सिफोलॉजिस्ट बना बैठा है। आपको लगेगा कि आप अपनी मर्जी से जाके वोट दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में एक प्लान तरीके से सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन देके आपसे वोट डलवाया जाता है। इन मैनिपुलेटेड एग्जिट पोल्स और सोशल मीडिया के फेक नैरेटिव की वजह से न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हुए हैं। देखिए, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भले एक नेता की इलेक्शन के टाइम पे जमानत जब्त हो रही हो, लेकिन उसके बाद भी वो आखिरी दम तक कहता है कि वो भारी मतों से जीत के अपनी सरकार बना रहा है। अब ये बात ठीक है कि इससे उसकी पार्टी की हवा बनती है, लेकिन ऐसा भी क्या फायदा होता है इस चीज से कि छोटे से लेके बड़ा नेता अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगा के अपनी बात खराब करता है और फिर अगले इलेक्शन में फिर से वही चीज रिपीट करता है। और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। कई कई जगह पे तो फेक सर्वे और एग्जिट पोल्स के रिजल्ट जो होते हैं वो शेयर करवाए जाते हैं। तो ये सब करने के पीछे एक्चुअल लॉजिक क्या होता है, और ये जो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल्स होते हैं, इनके रूल्स क्या है, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, नेता अपने भाषणों में इन सर्वेस का यूज किस तरीके से करता है, और एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स आते ही सेबी से इंक्वायरी की डिमांड क्यों उठने लगती है। तो ये जो एग्जिट पोल हैं, सर्वेज हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। पहले जब इलेक्शन होते थे तो जिस आदमी को जो पार्टी पसंद होती थी वो उसको वोट डाल के आ जाता था। लेकिन इलेक्शन के अंदर ये जो अलग अलग तरीके के सर्वे होते हैं, जो अलग अलग तरीके का डेटा कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें डिस्कवर तो बाहर हुई और फिर धीरे धीरे करके इंडिया में आई। एक्चुअली हुआ क्या था, ईयर 1920 में एक जॉर्ज गैलप नाम का एक आदमी था जिसने अपनी पीएचडी थीसिस में एक टेक्निक डेवलप कर ली थी, जिसमें वो कुछ सैंपल के बेसिस पे मास लेवल पे यूएस की जनता क्या सोचती है वो प्रेडिक्ट करने का तरीका निकाल लिया था उसने। और फिर कुछ टाइम बाद जॉर्ज जो था वो लोगों पे इस टेक्निक का यूज करता था, इनका सर्वे निकालता था और धीरे धीरे करके न्यूज़पेपर्स को बेचना चालू कर दिया उसने। लोगों को भी ये जो अलग अलग तरीके के पोल्स होते थे, जो यूएस की जनता क्या सोचती है, इसको जानने में बहुत इंटरेस्ट आया और जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने भी खूब पैसा बनाया। और सबसे ज्यादा ये जो पोल था, गैलप पोल था, ये फेमस हुआ 1936 में। ईयर 1936 में गैलप पोल ने अपने मेथड का यूज करके ये प्रेडिक्ट किया कि इलेक्शन में लोग फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और वही यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे। और जब इसके बाद रिजल्ट आए तो ये बात सच हो गई और फिर यहीं से ये गैलप पोल बहुत फेमस हो गया। और फिर धीरे धीरे करके बाकी कंट्रीज में भी जो इलेक्शंस होते थे वहां पे अलग अलग तरीके के इसी मेथड को यूज करके पोल्स होने लगे। सबसे ज्यादा एडवांस तरीकों का यूज करके जो पोल किया वो यूके ने अपने इलेक्शन में किया। और ऐसे करके जब दुनिया भर में ये इलेक्शंस बहुत फेमस हुए तो ईयर 1979 में इंडिया में भी इसकी एंट्री हुई। तो इस टाइम पे एनडीटीवी वाले प्रणय रॉय और अशोक लहरी ने, दो मार्केट रिसर्चर्स थे, डोराब सुपारीवाला और केएमएस टीटू आलूवालिया, इनको बुला के इंडिया में भी ओपिनियन पोल के जो सर्वे होते हैं उनको स्टार्ट करवा दिया। इन्होंने लोकसभा के इलेक्शन के पोल्स बना के इंडिया टुडे की मैगजीन में पब्लिश करे। और जब ये पोल्स इलेक्शन बाय इलेक्शन इंडिया के अंदर भी सही होने लगे तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये इंडिया के अंदर भी फेमस हो गया। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम तक, यानी कि ईयर 1979 तक, ओपिनियन पोल जो होते थे वही चलते थे, एग्जिट पोल की एंट्री नहीं हुई थी। इलेक्शन के टाइम पे एग्जिट पोल का जो कॉन्सेप्ट था उसकी एंट्री ईयर 1980 में हुई थी। तो देखिए, ओपिनियन पोल जो होते हैं वो इलेक्शन होने से पहले होते हैं, जिसमें सिंपली लोगों के ओपिनियन लिए जाते हैं कि क्या लग रहा है उनको कि कौन जीत सकता है या फिर वो किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। जैसे इस बार अभी 2024 वाले इलेक्शन में 19 अप्रैल को इलेक्शन होने थे, तो इलेक्शन कमीशन ने 16 अप्रैल तक की डेडलाइन रख दी थी कि इस डेट से पहले जो भी ओपिनियन पोल पब्लिश करने हैं वो कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकता। अब ये सारे रूल बताऊंगा मैं आपको भी। तो इस बार ये जो 2024 के जो ओपिनियन पोल आए थे वो ये आए थे। और वहीं एग्जिट पोल की बात करें तो वो थोड़ा अलग होता है ओपिनियन पोल से। वो इलेक्शन होने के बाद जब वोटर वोट दे के आ रहा होता है तब होते हैं, तब वोटर से पूछा जाता है कि वो किसके सपोर्ट में है या फिर वो किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं। जैसे इस बार की बात करें तो 1 जून की शाम को एग्जिट पोल के जो रिजल्ट थे वो ब्रॉडकास्ट होना चालू हो गए थे। तो ईयर 1980 आते आते ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल इंडिया के अंदर एंट्री मार चुके थे और लोग इनको सीरियसली भी लेने लगे थे। और सबसे ज्यादा एग्जिट पोल के रिजल्ट का हल्ला हुआ था वो हुआ था ईयर 1984 में, जब इनकी प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट हुई थी। पर कांग्रेस को जीत मिली। तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को चलाने वालों की और उनका सर्वे करने वालों की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इंडिया के अंदर सेफोलॉजिस्ट नाम का एक प्रोफेशन भी स्टार्ट हो गया, जिसका काम था इन सर्वेस के थ्रू इलेक्शन के अंदर प्रेडिक्शन करना। और ये जो सर्वे कराने वाली जो पोलिंग एजेंसीज थी, इन्होंने भी अपनी टेक्निक को टाइम के साथ साथ एडवांस किया। सिर्फ एक ही तरीके की सैंपलिंग पे इन्होंने भरोसा नहीं किया, जैसे क्लस्टर सैंपलिंग। ये इतने मेथड यूज होने लगे सर्वे के लिए। और आज की डेट में तो ये पोलिंग एजेंसीज एआई डैशबोर्ड का भी यूज करती हैं। अब देखिए, जो अलग अलग तरीके के पोल्स थे, फेमस तो बहुत हो गए थे, मीडिया हाउसेस को भी बहुत टीआरपी मिल रही थी इसकी वजह से। लेकिन धीरे धीरे
इसकी वजह से इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम था वो इफेक्ट होने लगा, वोटर्स जो थे वो इन्फ्लुएंस होने लगे और इन पे अलग अलग तरीके के एलिगेशंस लगने लगे। कई कई जगह पे ऐसी भी सिचुएशन हो गई थी कि जो पोल्स प्रिडिक्ट कर देते थे उसी के हिसाब से रिजल्ट जो था उस पर फर्क पड़ जाता था। ये डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था और इसके साथ साथ पैरेलली एक चीज और स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी ये खुद का सर्वे कराने लगी थी। मतलब कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ये पोलिंग एजेंसीज तो करा ही रही थी और इसके साथ साथ एक चीज और शुरू हो गई थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी इन्होंने सर्वे करवाने के लिए खुद की अलग से और एडवांस पोलिंग एजेंसीज बना के पोलिंग करवानी शुरू कर दी थी, ताकि उनको पता चल सके कि वो कहां पे हार रहे हैं, कहां जीत रहे हैं, कौन सी कास्ट उनको पसंद कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, और फिर इसी के बेसिस पे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेटेजी बनाती थी। और ये चीज आज की डेट में भी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज खुद का अलग से सर्वे कराती हैं और फिर स्ट्रेटेजी डिसाइड करती है। एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे 2017 के यूपी के इलेक्शन में एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर जैसी एजेंसीज को टास्क दिया गया था कि सर्वे करके वो ये पता करें कि लोग किस योजना या फिर मुद्दों को इंपॉर्टेंस दे रही हैं। तो जब इन्होंने ये सर्वे किया तो इस रिपोर्ट में आया कि लोग प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के तहत जो फ्री में एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं और सब्सिडीज दी जा रही हैं ये बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। किसी भी नेता का भाषण उठा के देख लो, नेता अपने भाषणों में कोई भी चीज ऐसी हवा में नहीं बोल देता है, हर चीज कैलकुलेटेड होती है, डेटा से बैक्ड होती है और जो मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है वो भी इन्हीं डेटा के ऊपर बेस्ड होती है और जानबूझ के फैलाई जाती है। इन पोलिंग एजेंसीज डेटा और टेक्नोलॉजी का यूज करके इलेक्शन के टाइम पे नेताओं को आपके बारे में आपसे ज्यादा पता होता है और भाषणों में किस कास्ट और रिलीजन को क्या बोल के इंप्रेस करना है ये सारी चीजें डेटा और सर्वे से निकाल के नेता आपके सामने परोस देता है। आपको लगेगा कि आप अपनी मर्जी से जाके वोट दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में एक प्लान तरीके से सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन देके आपसे वोट डलवाया जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था अभी कि उस टाइम पे भी जब ये पोल्स होते थे तो इनको लेके बहुत आवाजें उठने लगी थी, क्योंकि इंडिया के अंदर इलेक्शन जो थे वो फेजेस में होते थे और इन पोल्स और रिपोर्ट्स के आने के बाद जो बाकी के फेजेस होते थे उन पे बहुत इंपैक्ट पड़ता था। तो फिर इन प्री इलेक्शन पोल्स को लेके कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने आवाज उठाई कि वोटर इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसे बंद होना चाहिए। और सबसे ज्यादा अपोज इन प्री इलेक्शन पोल्स का ईयर 1996 के इंसिडेंट के बाद हुआ, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को प्री इलेक्शन पोल्स के लिए रूल्स बनाने पड़े। एक्चुअली हुआ क्या था कि ईयर 1996 में पोलिंग एजेंसीज ने प्रेडिक्ट किया कि इस बार हंग पार्लियामेंट फॉर्म होगी। हंग पार्लियामेंट मतलब कि कोई भी पार्टी जो है वो सरकार नहीं बना पाएगी, और जैसा इन पोल्स ने प्रेडिक्ट किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अब इस इंसिडेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टी जो थी इन प्री इलेक्शन पोलिंग को मॉडल को लेके अपोज करने लगी कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जनता इन प्री इलेक्शन पोल्स के हिसाब से चल रही है। कई पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर तो ये भी एलिगेशन लगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पैसा देके इन पोलिंग एजेंसीज को खरीद रही हैं और अपनी हवा बनवा रही है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है और ये तो एक लोकतंत्र की हत्या है। तो ये जो पोलिंग एजेंसीज थी इनका एक पूरी तरीके से बिजनेस बन चुका था। हालांकि आज की डेट में इन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेके रूल्स बने हुए हैं, लेकिन आज की डेट में भी एलिगेशन लगते हैं कि इनको मैनिपुलेट किया जाता है। SY कुरैशी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि ये जो पोलिंग एजेंसीज हैं ये बड़े आराम से दो रिपोर्ट देने के लिए राजी हो जाती हैं। एक तो ओरिजिनल देती हैं जो एक्चुअल डेटा सर्वे का आया होता है, दूसरी गलत रिपोर्ट जो पैसा देके जैसी रिपोर्ट बनवाना चाहे वैसी बना के वो दे देंगी। 2014 के इलेक्शन के टाइम पे न्यूज एक्सप्रेस के 7 रिपोर्टर्स ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिशियल्स बनके 11 प्री इलेक्शन पोल कंपनीज के पास गए और उनसे बोला कि आप जो पोल्स पब्लिश करोगे उसमें हमारी पार्टी को जीतता हुआ दिखा दो, भले जो भी रिजल्ट आ रहा हो आपका, उससे हमें मतलब नहीं है, हमारी पार्टी को जीतता हुआ दिखा दो। तो इसमें दो एजेंसीज तो ऐसी थी जिन्होंने साफ मना कर दिया, एक AC निल्सन और दूसरी CSDS लोकनीति। इन दो एजेंसीज ने ये जो रिपोर्टर्स थे जो ये फेक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे इनसे बात तक करने को मना कर दिया। एक एजेंसी थी सी वोटर्स और उसके साथ साथ कुछ 11 छोटी पोलिंग एजेंसीज थी, उनके पास गए और उनका स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन में सी वोटर के MD यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत ट्वीकिंग तो हो सकती है लेकिन पूरा गलत दिखाना मुश्किल होगा। मतलब कि और जब ये स्टिंग ऑपरेशन सामने आया तो सी वोटर ने कहा कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन की वीडियो है ये एडिटेड है। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि ईयर 1996 में जब ये हंग पार्लियामेंट वाला इंसिडेंट हुआ था तो फिर इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद एंट्री होती है इलेक्शन कमीशन की। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास एक पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत, ये इलेक्शन को सही से करवाने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू कर सकती हैं। तो ये जो हंग पार्लियामेंट वाला इशू हुआ था इसके कुछ साल बाद ही ईयर 1998 में इलेक्शन होने थे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा में। और इन इलेक्शंस को सही से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के तहत गाइडलाइन इशू की, जिसमें यह था कि प्री इलेक्शन पोल्स ये जो पब्लिश करे जा रहे हैं, ये जो पूरा गेम चल रहा है, ये अब नहीं चलेगा। इस इलेक्शन में न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर जो है इलेक्शन
इलेक्शन के दौरान प्री इलेक्शन पोल्स जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। अब इस चीज से मीडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, टीआरपी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन मीडिया को मानना पड़ा और इलेक्शन कमीशन के इस एक स्टेप की वजह से ये जो इलेक्शन थे बहुत ही आराम से कंप्लीट हो गए। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1999 में लोकसभा के इलेक्शन होने थे और इस बार इलेक्शन कमीशन ने फिर से सेम गाइडलाइन इशू करी पोलिंग्स के ऊपर, यह कहकर कि अब प्री इलेक्शन पोल्स जो है वो मीडिया इलेक्शन के टाइम पे ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती क्योंकि इससे वोटर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। अब असेंबली इलेक्शन तक तो ठीक था, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में नुकसान ज्यादा था, इसको ज्यादा लोग देखते थे, ज्यादा टीआरपी होती थी, तो मीडिया का नुकसान ज्यादा था। तो मीडिया के एक सेक्शन ने इलेक्शन कमीशन की इस गाइडलाइन को मानने से साफ मना कर दिया और जब इस गाइडलाइन को मानने से मना कर दिया तो इलेक्शन कमीशन के पास और कोई चारा नहीं बचा, इलेक्शन कमीशन को कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद भी कोर्ट ने कहा कि ये जो गाइडलाइंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिडेट नहीं हो पा रही हैं। तो फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये जो गाइडलाइंस थी इनको हटाना पड़ा। अब इन इलेक्शन में तो इलेक्शन कमीशन जो था वो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसके बाद ईयर 2004 में इलेक्शन कमीशन लॉ मिनिस्ट्री के पास पहुंच जाता है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का जो कानून था उसको अमेंड करवाता है और फिर सेक्शन 126A को लाके इलेक्शन के टाइम पे ये जो सर्वे होते हैं इन पे लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस लगवा दी। मतलब कि जिसका जब मन हो कोई भी रिपोर्ट उठा के, कोई भी पोलिंग उठा के वोटर के सामने इलेक्शन के टाइम पे ऐसे ब्रॉडकास्ट भी करना है तो उससे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे जो कि हर मीडिया हाउस को फॉलो करने होंगे, वरना सजा होगी। और फिर यहीं से देश के अंदर ओपिनियन पोल हो, एग्जिट पोल हो, इनके रूल्स आए। इन रूल्स में सबसे पहली चीज ये थी कि ऐसे ही कोई भी कंपनी उठा के सर्वे करने लगती है, जो कि अब से नहीं होगा। अब जो भी कंपनी ये प्री इलेक्शन पोल्स करवाएगी उसको पहले इलेक्शन कमीशन से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो एजेंसी के पुराने रिकॉर्ड को ट्रैक करेगा, पोलिंग एजेंसी किस तरीके से पोलिंग करवा रही है, क्या मेथड और टेक्निक यूज कर रही है, क्वेश्चंस कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, वो सब पोलिंग एजेंसीज को सबमिट करने होंगे इलेक्शन कमीशन को। इन सब अप्रूवल के बाद फिर एजेंसी जो होगी वो एलिजिबल होगी प्री इलेक्शन सर्वे करवाने के लिए। अभी जो इंडिया के अंदर मेन रजिस्टर सर्वे करने वाली कंपनीज हैं वो ये हैं जिनके पोल्स आप देखते हो। दूसरी चीज, ओपिनियन पोल के लिए अलग और एग्जिट पोल के लिए अलग रूल्स बनाए गए। ओपिनियन पोल के लिए कहा गया कि इलेक्शन जिस दिन होना है उससे 48 आवर्स पहले तक ही आप अपने ओपिनियन पोल के जो रिजल्ट्स हैं वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद जब तक वोटिंग का आखिरी फेज कंप्लीट नहीं हो जाता आप तब तक न्यूज चैनल या फिर न्यूज पेपर पे इनको बैक टू बैक आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, उससे वोटर इन्फ्लुएंस हो जाता है। और ओपिनियन पोल के लिए जो 48 आवर्स रखा गया है, इसको आप सुनते होंगे 48 आवर्स साइलेंस पीरियड या फिर इलेक्शन साइलेंस, ये नाम दिया गया है इसको। जैसे मान लो 1 अप्रैल को चुनाव है तो 30 मार्च को शाम 5 बजे के बाद से ओपिनियन पोल की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो बंद हो जाएगी। कोई उसके बाद भी किसी तरीके से ओपिनियन पोल्स को चला रहा है तो एक तरीका का क्राइम है। और इसके साथ साथ एग्जिट पोल के लिए जो रूल्स बनाए गए वो एकदम अलग बनाए गए, क्योंकि एग्जिट पोल से सबसे ज्यादा वोटर इन्फ्लुएंस होता था, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा थी ओपिनियन पोल के कंपैरेटिवली। क्योंकि एग्जिट पोल जो होते हैं जस्ट वोटर वोट देके आया होता है तो इसका इंपैक्ट ज्यादा होता है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। और इसको अगर अलाउ किया जाता है तो पहला फेज तक तो ठीक है, लेकिन बाकी के जो फेजेस होते हैं उनमें जो वोटर होता है इसके रिजल्ट देख के वो इन्फ्लुएंस होता है। तो एग्जिट पोल के लिए रूल रखा गया कि जब तक इलेक्शन का आखिरी फेज का आखिरी वोट ना पड़ जाए उसके 30 मिनट बाद ही एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स होते हैं वो कोई भी मीडिया हाउस या न्यूज़पेपर ब्रॉडकास्ट कर सकता है। मान लो 1 जून को अगर 5 बजे आखिरी वोट पड़ा है तो 30 मिनट बाद यानी कि 5:30 पे एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स हैं उनको ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। और इसमें एक चीज और मेंशन की गई है कि एग्जिट पोल के रिजल्ट जो है वो ऐसे ही उठा के नहीं शेयर कर दिए जाएंगे, उनका सैंपल साइज क्या है, मेथड क्या यूज हुआ है, रॉ डेटा जो है वो सारा कुछ आपको पब्लिक करना होगा, लेकिन ये फॉलो नहीं होता। जैसे इस बार का एग्जाम्पल ले लो, आपने जरूर एग्जिट पोल देखे होंगे, आपको कितनों के मेथड और सैंपल साइज इन सब के बारे में पता है। तो रूल तो बना दिए गए हैं लेकिन फॉलो नहीं होते हैं। और इतना कुछ होने के बाद भी 2007 में जो पंजाब के असेंबली इलेक्शन में एनडीटीवी के डायरेक्टर प्रणय रॉय के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करनी पड़ी, जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ऑफिसर्स ने एनडीटीवी के प्रणय रॉय के ऊपर कंप्लेन की थी कि ये वोटिंग आवर्स में एग्जिट पोल जैसे प्रोजेक्शन ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। इसके साथ साथ जागरण के ऊपर भी आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत क्रिमिनल केसेस चलाए गए, जिसमें इनके ऑनलाइन एडिटर शशांक शेखर को जेल जाना पड़ा था। तो टाइम टू टाइम ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, इसके बाद भी मीडिया कोई ना कोई लूप होल ढूंढ के अपना काम कर ही लेता है। ईयर 2013 में भी इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर इन प्री इलेक्शन पोल्स को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाने की डिमांड की थी। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज रेडी हो गई थी इस चीज के लिए, लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर दिया था और फिर आगे चल के लॉ मिनिस्ट्री ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी मैं अगर करंट सिनेरियो की बात करूं, अभी जो इलेक्शंस होते हैं रूल्स तो फॉलो हो जाते हैं, इलेक्शन के टाइम पे ये प्रेडिक्शन वगैरह दिखाने के लिए तो बंद हो जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पे इन सारे रूल्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। चाहे किसी के पास रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, कुछ पता हो या ना हो, हर कोई सोशल मीडिया पे सिफोलॉजिस्ट बना बैठा है।
इनफैक्ट इसी इलेक्शन में ना जाने कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने रूल्स की धज्जियां उड़ा के एक कागज के टुकड़े के ऊपर ही सर्वे करने लगे कि इनको इतनी सीट मिलेंगी, उनको उतनी सीट मिलेगी। इनफैक्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी हवा बनाने के लिए फेक पोलिंग एजेंसीज के नाम पे व्हाट्सएप पे फेक सर्वे वायरल कर रही थी। कई सारे लोगों को इकट्ठा करके व्हाट्सएप पे 10-10, 15-15 लोगों के ग्रुप बना के एक साथ मिलकर ट्विटर पे ट्रेंड करवाया जाता कि इसकी इतनी सीट आएंगी, ताकि नैरेटिव बन सके। अगर कोई नेता पब्लिकली पोल के रिजल्ट्स के बेसिस पे ये कहता है कि उसकी पार्टी को कितनी सीट मिलेंगी, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126A का वायलेशन करता है। लेकिन छोटे छोटे लूप होल ढूंढ के नेता अपनी सीट का हल्ला खुलेआम मचाते हैं और कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन जो था वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स थे, पहला फेज जैसे ही हुआ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने एग्जिट पोल के रिजल्ट उसी टाइम पे ही वायरल करवाने शुरू कर दिए। बात इतनी बढ़ गई थी कि इलेक्शन कमीशन को ट्विटर को लेटर लिखना पड़ा इन सब चीजों के लिए। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। नेता जो थे वो अपना काम कर चुके थे। हर बार ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करके निकल लेती हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता है। आज की डेट में इलेक्शन के टाइम पे एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स होते हैं, भले ही वो आम जनता के लिए बाहर ना आए, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही बाहर आए, लेकिन हर पार्टी को इंटरनली फेज बाय फेज पता होता है कि उनकी पार्टी की क्या सिचुएशन है। इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होता है जिससे इनको पता चल जाता है। और ये जो पोलिंग एजेंसीज होती है बैकडोर से अपना डेटा बेच भी देती हैं और इन सब के बेसिस पे फेज बाय फेज नेता अपने भाषणों में और स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं। इसलिए अगर आप ढंग से इन नेताओं को फेज बाय फेज ऑब्जर्व करोगे तो आपको इनके हाव भाव से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये हार रहे हैं या फिर ये जीत रहे हैं। जीतने की एक्टिंग जो होती है वो तो हर फेज में सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन जिसकी रिपोर्ट पहले के फेजेस में अच्छी आई होती है, बहुत ही चहक के उन्हीं को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये एलिगेशन लगते हैं कि इन्होंने एग्जिट पोल के रिजल्ट्स को पैसे देके मैनिपुलेट कराया। लेकिन इन एग्जिट पोल के रिजल्ट्स का जो मैनिपुलेशन होता है उसका सबसे ज्यादा नुकसान हजारों लाखों आम आदमियों का होता है, क्योंकि एक नया ट्रेंड चल गया है। इन पोल्स के चक्कर में लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। इन मैनिपुलेटेड एग्जिट पोल्स और सोशल मीडिया के फेक नैरेटिव की वजह से न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हुए हैं शेयर मार्केट में पैसा लगा के। देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि अगर गवर्नमेंट रिपीट करती है, मतलब कि फिर से जीत के आती है, तो वो अपनी पॉलिसीज को भी कंटिन्यू करती है। तो जो इन्वेस्टर होता है वो श्योर होता है कि अगर पॉलिसी रिपीट हुई तो शेयर मार्केट के इन सारे सेगमेंट पे अगर हम पैसा लगाएंगे तो हमें फायदा होगा। इसलिए जैसे एग्जिट पोल आते हैं रेस शुरू हो जाती है उन कंपनीज के शेयर्स को खरीदने की। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एग्जिट पोल जब आते हैं तो कई लोग लिस्ट बना के शेयर करने लगते हैं कि इन कंपनीज में पैसा लगाओ, आपका फायदा हो गई होगा, इनकी सरकार बन रही है। तो इन्हीं सब चक्करों में आके लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। अभी इस बार वाले इलेक्शन में भी आप देखोगे जब 1 तारीख को एग्जिट पोल आए थे तो शेयर मार्केट जम के बढ़ा। अडानी का शेयर 60% ऊपर गया, रिलायंस का शेयर भी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था। और जब अगले दिन रिजल्ट आए तो मार्केट का एकदम पैनिक मोड स्टार्ट हो गया। पहले जो शेयर खरीदने की होड़ मची थी, अब वो शेयर बेचने की होड़ मच गई, जिसकी वजह से एक ही दिन में इन्वेस्टर्स को 26 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ। अडानी का शेयर एक दिन में 20% तक गिर गया। और इन्हीं सारी चीजों को देख के कई सारे नेताओं ने इस बार भी सेबी को लेटर लिखा है कि आप एक बार इंक्वायरी तो बैठाओ कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने एग्जिट पोल आने से पहले बल्क में पैसा लगाया और एग्जिट पोल के टाइम पे मुनाफा कमा के निकल गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे लोग हों जिनका एग्जिट पोल कंपनी से कोई रिलेशन हो या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन हो, क्योंकि मार्केट में कुछ पोलिंग एजेंसीज तो आती इसलिए है ताकि वो शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर सके। क्योंकि एक एजेंसी बना के सर्वे निकाल दो, कोई भी नंबर दे दो, कोई अगर आपका सर्वे गलत हो जाता है तो कोई फांसी तो दे नहीं देता। तो इसलिए ये ट्रेंड बहुत ज्यादा शुरू हो गया। और अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें तो कुछ डेटा हम देख सकते हैं। अभी इंडिया में मेनली ये इतनी रजिस्टर्ड पोलिंग एजेंसीज हैं, जिसमें अगर हम 2010 से अभी तक का डेटा ऑब्जर्व करें तो काफी हद तक टुडेज चाणक्य और एक्सिस माई इंडिया ये मेन पोलिंग एजेंसीज मानी जाती हैं। 2010 से अभी तक की बात करें तो टुडेज चाणक्य जो है उसकी परफॉर्मेंस ये रही है, और एक्सिस माई इंडिया की बात करें तो ये इतने इलेक्शंस में इनकी परफॉर्मेंस ये रही है। तो टोटल 4 बार टुडेज चाणक्य और 10 बार एक्सिस माई इंडिया सही हुआ है। तो अभी तक तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस एक्सिस माई इंडिया की थी, लेकिन 2024 वाले में ये भी पूरी तरीके से फेल हो गई। तो इसलिए हर थोड़े टाइम पे एक पोलिंग कंपनी आएगी, वो कुछ टाइम तक सही रहेगी और उसके बाद फिर वो गायब होगी। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो सर्वे होते हैं टेक्निकली इन सर्वेस का सही होना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा क्यों कहते हैं उसके पीछे भी वो रीजन देते हैं। जनरली अगर किसी को सर्वे कराना है तो सिंपली हर एक बंदे के पास आप जाओ और जाके उनसे पूछो और सर्वे निकाल दो, जैसे जब पॉपुलेशन के सेंसस होते हैं उस टाइम पे जैसे होता है। लेकिन ऐसे सर्वे में हर एक के पास जाके सबसे डिटेल लेना, इसमें टाइम भी बहुत लगता है और पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है। अगर मैं 2011 का जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था उसमें 2200 करोड़ रुपए लगे थे। तो ये जो एजेंसी सर्वे कराती हैं इलेक्शन को लेके या किसी और को लेके, ना तो इनके पास इतना वर्कफोर्स होता है, ना ही इतना खर्चा कर सकती हैं। तो इस चीज से निपटने के लिए, क्योंकि ये इतना पैसा तो नहीं खर्च कर सकती, तो इन्होंने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो है उसका इजाद किया है, जिसमें ये पैसा और टाइम दोनों बचा ले जाते हैं। इसमें ये क्या करते हैं कि पूरी भीड़ में से कुछ लोगों का सैंपल साइज लेके बताते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। अब ये जो आइडिया है इन पोलिंग कंपनीज ने बाहर की कंट्रीज से यानी कि वेस्ट से
से कॉपी तो कर लिया है, लेकिन इंडिया के अंदर ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है। बाहर की कंट्रीज जहां से ये लोग ये आइडिया कॉपी करके लाए हैं, वहां जनरली क्या होता है कि 2 पार्टी सिस्टम होता है। वहीं इंडिया में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है। हर थोड़ी दूर पे लैंग्वेज, कल्चर, कास्ट, हर एक चीज चेंज होती है। विलेज के एरिया में तो ये भी होता है कि फीमेल सैंपल लेना बहुत मुश्किल होता है। हर बार ये देखा जाता है कि सैंपलिंग में फीमेल सैंपल जो होता है वो 20 से 25% तक ही रह जाता है। लेकिन फीमेल वोटर जो होती हैं वो कई सारे इलेक्शन में किंग मेकर का भी काम करती हैं। तो एक तो ये चीज होती है। दूसरी चीज, जो रूलिंग पार्टी होती है उसका भी बहुत लोगों को डर होता है। तो पब्लिक जो होती है वो सारी की सारी सच बता रही है। तो वैसे ही सैंपल साइज छोटा है और उसके अंदर भी कई लोग झूठ बोल देते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो सर्वे तो कर लेते हैं लेकिन वोट देने ही नहीं जाते हैं। जैसे आप मेट्रो सिटीज में देखोगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने गांव से या घर छोड़ के वहां मेट्रो सिटीज में आए हैं। उनसे आप पोलिंग कराओगे, उनसे सर्वे कराओगे, वो सारे आंसर दे देंगे, लेकिन बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती है कि वो वोट देने ही नहीं जाते हैं। तो यही रीजन है कि अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं वो इंडिया के अंदर इस एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स हैं उसको सही नहीं मानते। इंडिया के अंदर जहां पे हर थोड़ी दूर पे अलग पार्टी है, लैंग्वेज है, लोग हैं, रिलीजन है, वहां पे थोड़ा सा सैंपल लेके और कुछ डेटा पॉइंट पे प्रिडिक्ट करना किसी भी रिजल्ट को, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। द हिंदू ने ईयर 1996 के बाद से 82 सर्वे जो एजेंसीज ने करवाए थे उनको 5% मार्जिन ऑफ एरर लेके एनालाइज करके बताया कि कोई भी सर्वे कंपनी सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाई। जो 15 सर्वे क्लोज भी थे वो अपनी टेक्निक की वजह से नहीं बल्कि उनका तुक्का लगा था, ये उस रिपोर्ट में आया था। अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो जिस एजेंसी का सर्वे इलेक्शन में सही हो जाता है उसकी हेडलाइंस बन जाती हैं। अब सर्वे कंपनी जो है उसका तो काम ही है सही बताना, न्यूज तो तब बननी चाहिए जब वो गलत बताएं। तो यही सारी चीजें देख के एक्सपर्ट बोलते हैं कि कोई टेक्निक नहीं है, बस कुछ सैंपल साइज को देख के लोग मार्केट में। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज कही जाती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपना सर्वे कराती हैं इनके सर्वे थोड़े ठीक होते हैं। एक तो ये पैसा बहुत लगाते हैं क्योंकि इनके लिए ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज, अगर कोई एजेंसी गलत सर्वे बता भी देती है तो दोबारा उसको काम भी नहीं मिलता, चाहे सही है, उनको दिखाने पे टीआरपी मिलती है। तो जो पोलिंग एजेंसी है वो भले ही एक बार गलत भी हो जाए तो भी उसको काम मिलता रहता है। और ये मैं उन न्यूज एजेंसीज की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में करवाती हैं, जो एक्चुअल में पैसा देके उन सर्वे को लेती हैं, जो फॉलो करती हैं प्रोटोकॉल। लेकिन कुछ मीडिया वाले तो न्यूज रूम में बैठ के एग्जिट पोल के रिजल्ट्स बना देते हैं कि क्या फालतू में पैसा खराब करना। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप किसी पोलिंग एजेंसीज को पकड़ोगे, उनसे काम कराओगे तो उनका भी बहुत पैसा लगता है। एक पोलिंग एजेंसी है, अगर उसको डेटा इकट्ठा करना है तो उसमें बहुत ज्यादा स्टाफ और पैसा लगता है। इंडिया में टोटल 543 लोकसभा सीट्स हैं, जिसके अंदर करीब 4000 विधानसभा सीट्स आती हैं, जिसमें करीब 10 लाख बूथ आते हैं। और इनमें ये जो पोलिंग एजेंसीज होती हैं ये 800 से 1200 विधानसभा सीट सेलेक्ट करती हैं, फिर उनमें से 5 से 10,000 बूथ सेलेक्ट करती हैं और फिर उसमें से पर बूथ से 50 से 100 लोगों का सैंपल साइज लेती हैं। तो इतनी पूरी आबादी में से मोटा मोटी कितनी भी बड़ी एजेंसी हो 2 से 8 लाख के बीच में ही लोगों का सैंपल लेती है, जिसके बेसिस पर करोड़ों लोग क्या सोचते हैं वो बताती हैं। और इसके लिए करीब 5 से 10,000 स्टाफ की जरूरत होती है। क्योंकि इलेक्शन फेजेस में होते हैं तो ये एक ही स्टाफ को कई बार यूज कर लेती है, तो थोड़ा सा कम लग सकता है, वरना एक्चुअल में 3 से 5,000 के बीच में स्टाफ चाहिए होता है। और हर एक स्टाफ के हाथ में इनको टैब भी देना होता है। जैसे इसमें क्वेश्चंस होते हैं कि क्या आप सरकार से खुश हैं, तो उसमें ऑप्शन होते हैं बहुत खुश, खुश, कह नहीं सकते, दुखी, बहुत दुखी, इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। तो ये लोग डेटा फीड करते हैं उसमें और फिर डेटा एनालिसिस के बेसिस पे लोग रिजल्ट निकालते हैं। और ये उनका प्रोसेस मैं बता रहा हूं जो जेन्युइनली करते हैं, वरना न्यूज रूम में बैठ के तो कोई भी बना ही देता। सीएसडीएस ने 2009 में 30,000 लोगों का सर्वे करवाया था, जिसमें 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। तो कहने का मतलब यह है कि इन एजेंसीज का पैसा बहुत लगता है, इसलिए हर कोई करवा नहीं सकता। और ये एजेंसीज भी जो होती हैं एक सर्वे करा के अलग अलग एजेंसीज, मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज को बेच देती हैं, क्योंकि तभी वो अपना प्रॉफिट जो है उसको मेंटेन कर पाती हैं। इसीलिए आप देखोगे कभी एक सर्वे फेल होता है तो सारी सर्वे फेल हो जाते हैं। तो चाहे ये लोग सही रिजल्ट बताएं या गलत रिजल्ट बताएं, टीआरपी इनको हर बार उतनी मिलती है, पैसा ये लोग उतना ही कमाते हैं, मीडिया वाले भी और ये लोग भी। तो हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन होती है, इसलिए ये चीज कभी बंद ही नहीं होती है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि इलेक्शंस अभी आगे भी आएंगे। कोई भी ये फेक प्री पोल रिजल्ट्स की बात करे या आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आए कि ये एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हैं, उसको आगे बिल्कुल भी मत भेजिए, ये क्राइम है। और बीच इलेक्शन में कोई बताए कि एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हमें पता है, हमारी इतनी सीट्स आ रही हैं, सर्वे की बात करें तो सीधा इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करें, टैग करें और भूल से भी अपना पैसा इनके चक्कर में इन्वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आपको ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल देखने भी हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए भी देखने हैं, तो उनका देखिए जिन्होंने अपनी सर्वे मेथोडोलॉजी, सैंपल सिलेक्शन टेक्निक, सैंपल साइज और एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछे हैं वो सारी चीजें शेयर कर रखी हो। और जो ये अपना रॉ डेटा नहीं शेयर कर रहा है उसको आपको ये मान के चलना है कि वो बेवकूफ बना रहा है, वो आपके टाइम और इमोशन दोनों के साथ खेल रहा है। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, ग्रोथ स्कूल जो इंडिया की सबसे बड़ी चैट जीपीटी एंड एआई मास्टरी वर्कशॉप होस्ट कर रहा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार आप जरूर चेक करिएगा। थैंक यू।